प्यारे बच्चों, ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत है। मैं सोशल साइंस में आपको भारत में वन एवं वन्य जीवन का संरक्षण इसके बारे में मैं जानकारी देने जा रहा हूँ। वन्य जीवन और वनों में तेज गति से हो रहे ह्रास के कारण जो वन्य जीवन है और जो वन है, जंगल है, उनमें तेज गति से ह्रास हो रहा है, कमी हो रही है। इनका संरक्षण बहुत आवश्यक हो गया है। यदि हम इनका संरक्षण नहीं करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या होगी। परंतु हमें वनों एवं वन्यजीव संरक्षण करना आवश्यक क्यों है? संरक्षण से पारिस्थितिकी विविधता बनी रहती है। जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है, यदि हम इसका संरक्षण करेंगे तो उसमें विविधता बनी रहती है तथा हमारे जीवन साध्य संसाधन जो हमारे जीवन के लिए मुख्य स्रोत है, मुख्य संसाधन है, जैसे जल, वायु, मृदा बने रहते हैं। यानी ये प्राकृतिक तत्व कहलाते हैं। यह विभिन्न जातियों में बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में जीन्स विविधता को भी संरक्षित करती है। यदि ये नहीं होंगे तो जो विभिन्न जातियां हैं उनमें जनन क्रिया नहीं हो पाएगी और वनस्पतियों और पशुओं में जीन्स विविधता को भी संरक्षित करती है। उदाहरण के लिए जैसे हम कृषि में अभी भी पारंपरिक फसलों पर निर्भर है। पारंपरिक फसलों का मतलब होता है जो यानी पहले से फसलों को उगाया जा रहा है, नई फसलों पर नहीं पहुंच रहे हैं हम। पारंपरिक जो यानी परंपरा के रूप में चली आ रही फसलें, उन्हीं चीज़ों की हम कृषि करते हैं। जलीय जैव विविधता मोटे तौर पर मछली पालन बनाए रखने पर निर्भर है। 1960 और 70 के दशकों के दौरान पर्यावरण संरक्षकों ने राष्ट्रीय वन्यजीव सुरक्षा कार्यक्रम की पुरजोर मांग की थी। उस समय ऐसा लग रहा था कि एक समय ऐसा आएगा कि यानी हमको इनके संरक्षण करना चाहिए। आज ये हमारे सामने विकट समस्या है। भारतीय वन्य जीवन अधिनियम 1972 में लागू किया गया। जब 2 दशकों में देख लिया गया तो फिर 1972 में इसको लागू किया गया, अधिनियम बनाया गया, जिसमें वन्य जीवों के आवास रक्षण के अनेक प्रावधान थे। सारे भारत में रक्षित जातियों की सूची भी प्रकाशित की गई। इस कार्यक्रम के तहत बची हुई संकटग्रस्त जातियों के बचाव पर, शिकार प्रतिबंधन पर, वन्यजीव आवासों का कानूनी रक्षण तथा जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाने। जो जंगली जीव है, ना तो इनका शिकार किया जाए और इन पर प्रतिबंध पूर्ण रूप से लगाया जाए। वन्य जीवों का जो आवास है उनकी कानूनी संरक्षण रक्षा की जाए, जंगली जानवरों के व्यापार पर रोक लगाई जाए आदि पर प्रबल जोर दिया गया। इसके पश्चात केंद्रीय सरकार और कई राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव पशु विहार स्थापित किए, जिनके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये यानी राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए। केंद्रीय सरकार ने कई परियोजनाओं की भी घोषणा की, जिनका उद्देश्य गंभीर खतरे में पड़े कुछ विशेष वन जाति प्राणियों की रक्षण प्रदान करना था। यानी उनका संरक्षण किया जाए, उनकी रक्षा की जाए ताकि ये प्राणी लुप्त ना हो पाएँ। इन प्राणियों में बाघ, एक सींग वाला गैंडा, कश्मीरी हिरण तथा हंगुल, 3 प्रकार के मगरमच्छ, स्वच्छ जल मगरमच्छ जो स्वच्छ जल में रहते हैं, लवणीय जल मगरमच्छ जो खारे पानी में रहते हैं, और घड़ियाल। इस तरह से इनके लिए संरक्षण किया जाए। इसके साथ साथ एशियाई शेर और वन्य प्राणी भी इसमें शामिल हैं। इनके अतिरिक्त और भी जो प्राणी हैं, कुछ समय पहले भारतीय हाथी, काला हिरण, चिंकारा, भारतीय गोंडवन और हिम तेंदुओं आदि के शिकार और व्यापार पर संपूर्ण अथवा आंशिक प्रतिबंध लगाकर कानूनी संरक्षण दिया है। यानी इसके पहले इन पर पहले संरक्षण रोक लगा दी गई थी ताकि इनका संरक्षण किया जा सके, आगे भविष्य में इस तरह की कोई समस्या ना आए। अब इसके आगे दिया गया है बाघ परियोजना। ये कहाँ पर है? वन्य जीवन संरचना में बाघ, जिसे टाइगर कहा जाता है, एक महत्वपूर्ण जंगली जाति है। 1973 में अधिकारियों ने पाया कि देश में 20वीं शताब्दी के आरंभ में बाघों की संख्या अनुमानित संख्या
जो उनकी अनुमानित संख्या लगाई गई थी 55,000 से घटकर मात्र 1,827 रह गई है। 1973 की बात है ये। उस समय यानी 55,000 थे और उसके बाद में ये संख्या घटकर मात्र 1,827 ही रह गई है। यानी बाघों को मार करके उनका व्यापार करने के लिए चोरी करना, आवासीय स्थलों का सिकुड़ना, उनके जो आवासीय स्थल है उन वो सिकुड़ गए। भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की संख्या कम होना, क्योंकि उनको भोजन कहाँ से प्राप्त हुआ, और जनसंख्या में वृद्धि बाघों की घटती जनसंख्या के मुख्य कारण है। जनसंख्या में वृद्धि हुई और बाघों की संख्या घटती गई, ये उसका मुख्य कारण रहा है। बाघों की खाल का व्यापार किया गया और उनकी हड्डियों का एशियाई देशों में परंपरागत औषधियों में प्रयोग के कारण यह जाति विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई है। इनकी खाल का व्यापार किया गया, इनकी जो हड्डियां होती हैं वो एशियाई देशों में उससे परंपरागत यानी औषधियाँ बनाई जाती हैं, जिसके कारण ये जाति यानी लुप्त होने के कगार पर है। चूँकि भारत और नेपाल दुनिया की 2/3 बाघों को आवास उपलब्ध करवाते हैं, अतः ये देशी शिकार, चोरी और गैर कानूनी व्यापार करने वाले के मुख्य निशाने पर होते हैं। तो इस तरह से यानी इनकी संख्या लगातार कम होती जा रही है। प्रोजेक्ट टाइगर विश्व की बेहतरीन वन्यजीव प्राणी परियोजनाओं में से एक है। इसका प्रोजेक्ट बनाया गया, टाइगर का एक परियोजना बनाई गई जो विश्व में यानी बेहतरीन वन्यजीव परियोजना में से एक है, और इसकी शुरुआत 1973 में हुई। बाघ संरक्षण मात्र एक संकटग्रस्त जाति को बचाने का प्रयास नहीं है कि यानी केवल हम बाघ को ही बचा रहे हैं, अपितु इसका उद्देश्य बहुत बड़े आकार के जैव जाति को भी बचाना है। जब इसकी जाति ही नष्ट हो जाएगी तो ये कहाँ से आएगा, इसलिए इसकी प्रजाति को बचाना मुख्य यानी प्रयास करना है। अपितु इसका उद्देश्य बहुत बड़े आकार के जैव जाति को भी बचाना है। उत्तराखंड में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसे कॉर्बेट राष्ट्रीय नेशनल पार्क कहा जाता है, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, ये पश्चिम बंगाल में है। ये मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में सरिस्का वन्यजीव पशु विहार, असम में मानस बाघ रिजर्व और केरल में पेरियार बाघ रिजर्व भारत में बाघ संरक्षण परियोजनाओं के उदाहरण हैं। यहाँ पर यानी इनका संरक्षण किया जा रहा है, इन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि ये जाति किसी तरह से यानी विलुप्त ना हो पाए। आजकल संरक्षण परियोजनाएं जैसे जैव व्यवस्थाओं पर केंद्रित होती हैं, ना कि इसके विभिन्न घटकों पर। संरक्षण के विभिन्न तरीकों की गहनता से खोज भी की जा रही है। संरक्षण नियोजन में कीटों को भी बहुत महत्व मिल रहा है। वन्य जीव अधिनियम 1980 और 1986 के तहत सैकड़ों तितलियां, पतंगों जो कीट पतंगे होते हैं, भृंगों और एक ड्रैगन फ्लाई को भी संरक्षित जातियों में शामिल किया गया है। भृंगों का मतलब होता है जो घावड़े होते हैं। 1991 में पौधों की भी 6 जातियाँ पहली बार इस सूची में रखी गई हैं। जी यानी 1991 में जब इसका देखा गया तो ये 6 जातियों को और इसमें सम्मिलित कर दिया गया ताकि ये जातियाँ किसी तरह से विलुप्त ना हो पाएँ। अब इसके आगे है वन एवं वन्यजीव संसाधनों के प्रकार और उसका वितरण। कितने प्रकार होते हैं इनके और किस तरह से इनका वितरण है, कहाँ कहाँ पर ये पाए जाते हैं। यदि हम वन और वन्यजीव संसाधनों को संरक्षित करना चाहें तो उनका प्रबंधन, नियंत्रण और विनियमन अपेक्षाकृत कठिन है। भारत में अधिकतर वन और वन्य जीवन या तो प्रत्यक्ष रूप से सरकार के अधिकार क्षेत्र में है या वन विभाग अथवा अन्य विभागों के जरिए सरकार के प्रबंधन में है। इन्हें निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। जो हमारे यहाँ वन पाए जाते हैं इनमें सबसे पहले आरक्षित वन। देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं, क्योंकि यदि वो खत्म ही हो जाएंगे तो उससे क्या मिलेगा। वन तो होना बहुत आवश्यक है जीव जंतुओं के लिए भी, हमारे लिए भी। जहाँ तक वन एवं वन्यजीव प्राणियों के संरक्षण की बात है, आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। जो यानी आरक्षित वन होते हैं वो सर्वाधिक यानी मूल्यवान होते हैं। इसी के तहत
जो दूसरे प्रकार के वन होते हैं रक्षित वन। रक्षित वन का मतलब होता है जिनकी रक्षा की जानी चाहिए। वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा रक्षित है। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। किसी भी तरह से इसमें किसी प्रकार की कोई हानि ना हो, ये वन सुरक्षित रहें, ये रक्षा, इसलिए इनकी रक्षा की जानी चाहिए, सुरक्षा की जानी चाहिए। ग नंबर है अवर्गीकृत वन। अन्य सभी प्रकार के वन एवं बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं अवर्गीकृत वन कहे जाते हैं। इस तरह से यानी इनको 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आरक्षित वन, दूसरा रक्षित वन और तीसरे प्रकार के जो वन होते हैं वह अवर्गीकृत वन। आरक्षित और रक्षित वन ऐसे स्थायी वन क्षेत्र हैं जिनका रखरखाव इमारती लकड़ी, अन्य वन पदार्थों और उनके बचाव के लिए किया जाता है। मध्य प्रदेश में स्थानीय वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र हैं, जो कि प्रदेश में कुल वन क्षेत्र का भी 75% है, यानी सबसे अधिक वन है मध्य प्रदेश में। इसके अतिरिक्त जम्मू और कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में भी कुल वनों में एक बहुत बड़ा अनुपात आरक्षित वनों का भी है। जबकि बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान में कुल वनों में रक्षित वनों का एक बड़ा अनुपात है। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में और गुजरात में अधिकतर वन क्षेत्र अवर्गीकृत वन हैं तथा स्थानीय समुदायों के प्रबंधन में है। तो इस तरह से यानी इनका सरकार के द्वारा रखरखाव किया जा रहा है ताकि यानी किसी भी प्रकार से आगे कोई दिक्कत ना आए, इसके बारे में दिया गया है। और जो भी प्रजातियां जो नष्ट होने के कगार पर हैं उनके बारे में भी सरकार विशेष ध्यान दे रही है। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में आपको समुदाय और वन संरक्षण इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। ओके, बाय।